पता है वो हम लोग कहते हैं ना कि हर इंसान के जीवन में एक वो पॉइंट आता है जब उसके आसपास वाले ही उसके हारने का इंतजार कर रहे होते हैं। ये वही पॉइंट पिछले कुछ समय में इंडिया ने जिस तरीके से, चाहे हम चाइना की बात कर लें, रूस यूक्रेन की बात कर लें, अमेरिका की बात कर लें, यूरोपियन यूनियन की बात कर लें, मिडिल ईस्ट की बात कर लें, जिस तरीके से दो टूक तरीके से भारत ने हर एक देश को जवाब दिया है, उसके बाद में कतर से ये न्यूज निकल कर आना कि 8 भारतीय पूर्व नौसैनिकों को वहां पर सजाए मौत की सजा सुनाई गई है जासूसी के इल्जाम में, जिसको कि लेकर कोई भी डिटेल भारत के काउंटर पार्ट साथ शेयर नहीं करी गई है। उसके बाद आपको यकीन नहीं होगा ये जानकर, लेकिन हाँ, कई सारे लोग हैं जो भारत की इस चीज में फेल होने की कोशिश को देखना चाह रहे हैं कि बस कैसे ही करके भारत फेल हो जाए, भारत सरकार फेल हो जाए, जिससे कि उनको एक मुद्दा उठाने के लिए मिल जाए और कुछ भी। क्योंकि पिछले कुछ समय में भारत ने जिस ताकत के साथ दुनिया के इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो मंच है उसके ऊपर जिस तरीके से भारत ने अपने आप को प्रेजेंट किया है वो वाकई में काफी स्ट्रांग है, और उसी चीज के कारण कई लोगों की हिली भी पड़ी। इवन अभी ये जो हमास और इजराइल की जंग चल रही है, इस पे भारत के विदेश मंत्रालय ने भले ही कह दिया कि हम फिलिस्तीन के साथ हैं, लेकिन क्या हुआ है बेंजामिन नेतन्याहू और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। और इसीलिए मिडिल ईस्ट की काफी सारी देश जो हैं वो चिड़े भी बैठे हुए, और कतर का ये जो पूरा का पूरा कर्मकांड हुआ है कहीं ना कहीं ये भी उसी एक चीज से प्रेरित बताया जा रहा है। अभी पिछले कुछ समय में चीन से लेकर कनाडा तक, रूस से लेकर यूक्रेन तक, जितने भी पश्चिमी देश हैं, चाहे हम कनाडा की बात कर लें, चाहे हम अमेरिका की बात कर लें, सभी को दो टूक सुनाने वाला भारत इस समय खाड़ी देश कतर के सामने मतलब खड़ा हुआ है कि यार अब क्या किया जाए। दरअसल पीएम मोदी और हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर के लिए ये एक बहुत ही बड़ी कठिन परीक्षा की घड़ी है। हाल के सालों में भारत ने दुनिया में जो रसूख हासिल किया है वो इसकी ताकत को दिखाता है, लेकिन कतर में 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को फांसी की सजा की खबर ने भारतीय राजनयिकों को और ज्यादा मुश्किल में डाल दिया है। विपक्षी दल कांग्रेस ने कतर के इस फैसले के बाद केंद्र सरकार को निशाने पर भी ले लिया, और जाहिर सी बात है वो तो इन सब चीजों के ऊपर रोटियां सेकने के लिए बैठे। दरअसल कतर में गुरुवार को भारत के पूर्व 8 नौसैनिकों को मौत की सजा सुनाई गई। सजा पाने वाले लोगों में पूर्व भारतीय नौसेना कर्मी कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर पूर्णेंद्र तिवारी, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कमांडर सुगुनाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर अमित नागपाल और नाविक रागेश शामिल। भारत इस मैटर को कतर के सामने भी उठा चुका है। अब तक कूटनीति में पूरी दुनिया में भारत का झंडा गाड़ने वाले जयशंकर के लिए खाड़ी देश कतर ने एक ऐसा टास्क उनके सामने रख दिया जो कि वाकई में काफी मुश्किल भरा है। कतर शरिया कानून के तहत शासन कर, भारत ने शुरुआत में तो इस मामले को कतर के सामने उठाया था और उन्हें बेदाग बताया, लेकिन कतर की अदालत के फैसले के बाद भारत के लिए हालात अब बदल चुके हैं, बल्कि बिगड़ चुके हैं। यहाँ पर सवाल उठता है कि अब पीएम मोदी क्या करें। G20 सम्मेलन में जब यूक्रेन और रूस युद्ध को लेकर ऐसा अंदेशा जताया जा रहा था कि नई दिल्ली में हुई इस बैठक में कोई घोषणा पत्र नहीं आएगा, तब पीएम मोदी ने अपने निजी रिश्तों का इस्तेमाल करते हुए अमेरिका समेत सभी देशों को मनाया था और G20 सम्मेलन में सर्वसम्मति से घोषणा पत्र जारी किया। पूरी दुनिया में भारत की इस पहल की तारीफ हुई थी और खुद भी कई बार पीएम मोदी देश की इस उपलब्धि का जिक्र कर चुके हैं, लेकिन इस बार हालात काफी बिगड़े हुए हैं। सऊदी अरब और यूएई के साथ भारत के रिश्ते तो बेहतर हैं, लेकिन कतर के साथ भारत के रिश्ते तो अच्छे रहे नहीं। मतलब नुपुर शर्मा वाला मामला आप लोगों को याद ही होगा, तब कतर ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया था इस मैटर के ऊपर। हालांकि अब कतर क्या कर रहा है वो खुद देख सकता है। पीएम मोदी देश को इस मुश्किल घड़ी से निकालने के लिए कौन सा कूटनीतिक रुख अपनाएंगे उस पर इस समय सबकी निगाहें, और कतर क्या इतना बड़ा रिस्क लेगा कि भारत जैसे देश के साथ में संबंध खराब करके, ये भी देखने वाली बात है। क्योंकि भारतीय कूटनीति के हनुमान के रूप में उभरे विदेश मंत्री जयशंकर के लिए कतर का मामला इतना आसान नहीं होने वाला है। कतर के साथ भारत के रिश्ते तो ऐसे ही ठीक नहीं है, लेकिन यहाँ पर यह भी नहीं भूलना चाहिए कि कतर पर आतंकी संगठनों के मदद के भी आरोप लगते रहे। माना जाता है कि कतर पूरी दुनिया में आतंकवाद का सबसे बड़ा समर्थक भी। यही नहीं, हमास से भी कतर के रिश्ते काफी अच्छे। कतर के पैसे के जरिए ही हमास इजराइल में हमले भी करता है, लेकिन अभी तक इस देश के खिलाफ दुनिया में कोई आवाज नहीं उठी। तो फिर जयशंकर कैसे इस मुश्किल कंडीशन से निकलकर विजयी बनते हैं, ये वाकई में देखने वाली बात होगी। दरअसल कूटनीति में तो हर देश अपने बैकडोर चैनल हमेशा खुले रखता है। हो सकता है भारत अपने संपर्क के जरिए कतर से मध्यस्थता की कोशिश में जुट गया हो, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, इस पूरे मैटर पर चर्चा हो चुकी है कि कतर के साथ भारत के रिश्ते वैसे नहीं है जैसे बाकी दुनिया के साथ, जिससे सब कुछ उतना आसानी से तो होता हुआ दिख नहीं रहा। ऐसे में भारत कूटनीति का कौन सा रास्ता अपनाएगा ये देखना वाकई में अहम होने वाला है। अभी तक हर मोर्चे पर मोदी का हनुमान बने जयशंकर एक्टिव तो हो ही चुके हैं, लेकिन अभी तक के माहौल से लग रहा है कि भारत को सफलता मिली नहीं है। पूर्व नौसैनिकों को राहत कैसे मिलेगी ये भी थोड़ा समझ लेते हैं। क्योंकि कतर की अदालत ने पूर्व नौसैनिकों को फांसी की सजा दे दी है, तो अदालत से उन्हें कोई राहत नहीं मिलने वाली। ऐसे में कतर के अमीर तमीम बिन अहमद अल थानी के पास ही इन भारतीय पूर्व नौसैनिकों को माफ कर देने का अधिकार है। कतर में 2 मौकों पर यहाँ के अमीर कैदियों को माफी देते हैं। पहला रमजान के मौके पर और दूसरा
कतर के राष्ट्रीय दिवस। क्योंकि रमजान का मौका तो निकल चुका है, ऐसे में अब 18 दिसंबर को कतर के राष्ट्रीय दिवस के मौके पर भारतीय नौसैनिकों के लिए माफी का मौका है। यानी घड़ी की टिक टिक बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। भारत को कूटनीतिक रिश्तों के साथ अपने सारे घोड़े खोलने होंगे, तभी पूर्व नौसैनिकों को राहत मिल सकती है। अब यहाँ पर एक सोचने वाली बात यह भी है कि कनाडा ने भी कुछ इसी प्रकार के आरोप भारत के ऊपर लगाए थे, जिनको कि भारत ने निराधार बताते हुए कनाडा के साथ में अपने रिश्तों को बिल्कुल तराजू के ऊपर रख दिया है। तो ऐसे में यहाँ पर एक दोहरी समस्या भारत के सामने है। इन नौसैनिकों के ऊपर आरोप क्या है वो भी जरा समझ लेते हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय के मुताबिक नौसेना के इन 8 पूर्व अफसरों को पिछले साल अगस्त में हिरासत में लिया गया था। पिछले साल 25 अक्टूबर को मीतू भार्गव नाम की महिला ने ट्वीट कर बताया था कि भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अफसर 57 दिनों से कतर की राजधानी दोहा में गैर कानूनी तरीके से हिरासत में। मीतू भार्गव कमांडर पूर्णेंदु तिवारी की बहन है। इन अफसरों पर कथित तौर पर इजराइल के लिए जासूसी करने का आरोप लगा। कतर की न्यूज वेबसाइट अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इन अफसरों पर कतर के सबमरीन प्रोजेक्ट से जुड़ी जानकारियां इजराइल को देने का आरोप। हालांकि कतर सरकार की ओर से इन पूर्व अफसरों पर लगाए गए आरोपों को लेकर कुछ खास जानकारी भारत सरकार के साथ शेयर करी नहीं गई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची के मुताबिक इस साल 29 मार्च को इन पूर्व अफसरों के खिलाफ मुकदमा शुरू हुआ था। 3 अक्टूबर को मामले में 7वीं सुनवाई हुई। अब ये अफसर कतर में आखिर कर क्या रहे थे, ये भी तो बात है। दरअसल नौसेना से रिटायर्ड ये सभी अफसर दोहा स्थित अल दहरा कंपनी में काम करते थे। ये कंपनी टेक्नोलॉजी और कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड करती, साथ ही कतर की नौसेना को ट्रेनिंग देने और सामान भी मुहैया कराते। इस कंपनी को ओमान की वायुसेना से रिटायर्ड स्क्वाड्रन लीडर हमीस अल आजमी चलाते। पिछले साल उन्हें भी इन भारतीयों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि उनको नवंबर में बाद में रिहा कर दिया गया। ये कंपनी इस साल 31 मई को बंद हो चुकी है। इस कंपनी में लगभग 75 भारतीय नागरिक काम करते थे, जिनमें से ज्यादातर भारतीय नौसेना के पूर्व अफसर। कंपनी बंद होने के बाद इन सभी भारतीयों को नौकरी से निकाल भी दिया गया। अब इस पनडुब्बी से जुड़ा ये प्रोजेक्ट क्या है वो भी जान लीजिए, क्योंकि इन पूर्व अफसरों पर कथित तौर पर इजराइल के लिए जासूसी करने का आरोप है। तो आरोप है कि कतर इटली के साथ सबमरीन को लेकर एक डील कर रहा है, जिसकी जानकारी इन अफसरों ने इजराइल को दे दी। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक कतर जिन पनडुब्बियों की डील कर रहा है वो कथित तौर पर U212 नियर फ्यूचर सबमरीन का छोटा वर्जन। इटली इस अत्याधुनिक सबमरीन को जर्मनी की मदद से तैयार कर रहा है। रिपोर्ट में कहा गया था कि इजराइल पूरे मिडिल ईस्ट में सैन्य प्रौद्योगिकियों को रोकना चाहता है, क्योंकि उसे डर है कि इससे उसकी खुद की सैन्य ताकत जो है वो कम हो सकती है। हालांकि इजराइल ने इस मामले पर अभी तक कुछ भी नहीं कहा। भारत सरकार ने इस फैसले पर हैरानी जताई। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि कतर की अदालत ने आज अल दहरा कंपनी के 8 भारतीय कर्मचारियों से जुड़े मामले में फैसला सुनाया है। मौत की सजा के मामले में हम हैरान हैं और फैसले की डिटेल्ड कॉपी का इंतजार कर रहे हैं। हर परिवार के सदस्य और कानूनी टीम के हम संपर्क में। भारतीय नागरिकों की रिहाई के लिए सभी कानूनी विकल्पों की तलाश की जा रही है। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि कतर की जेल में बंद भारतीय नागरिकों को काउंसलर एक्सेस और कानूनी मदद भी दी जाती रहेगी। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने यहाँ पर एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस उम्मीद करती है कि भारत सरकार कतर सरकार के साथ अपने राजनयिक और राजनीतिक प्रभाव का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करेगी, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि उन्हें अपील का पूरा मौका मिलेगा और उनकी जल्द से जल्द रिहाई के लिए हर जरूरी कोशिश की जाएगी। बहरहाल फैसला आने के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा है कि इस मामले को कतर के अधिकारियों के सामने भी उठाया जाएगा। अब इसके आगे क्या रास्ता हो सकता है, एक बार और समझ लेते हैं। इस मामले में अभी तक सीनियर एडवोकेट का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और ICCPR के प्रावधान कहते हैं कि कुछ मामलों को छोड़कर आमतौर पर फांसी की सजा नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने बताया कि भारत के पास कई रास्ते। पहला तो यही है कि इस फैसले को कतर की ऊपरी अदालत में अपील कर सकता है। अगर सही प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया जाता है या फिर अपील नहीं सुनी जाती है तो भारत इस मामले को इंटरनेशनल कोर्ट में भी लेकर जा सकता है। मौत की सजा को रोकने के लिए भारत राजनयिक स्तर पर भी दबाव बना सकता है। इतना ही नहीं, NGO और सिविल सोसाइटी भी इस मुद्दे को वैश्विक स्तर पर उठा सकते हैं। UN के पास जाने का रास्ता भी भारत के पास है। भारतीय विदेश मंत्रालय के मुताबिक नौसेना के 8 पूर्व अफसरों को पिछले साल अगस्त में हिरासत में लिया गया था। इन सभी पूर्व अफसरों ने भारतीय नौसेना में 20 साल तक सेवा दी है और नेवी में रहकर उनका कार्यकाल बेदाग रहा है और वो अहम पदों पर भी रहे। अब इन लोगों को पिछले साल 25 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। जैसा कि बताया जा रहा है कि उस समय के बाद से ये पूरा का पूरा सिनेरियो ऐसा ही चल रहा है और कतर की तरफ से भारत को कोई बहुत बड़ी सपोर्ट मिली नहीं है। जिस तरीके से एक रिपोर्ट साझी की जाती है आरोपों की, वो तक साझा नहीं करी गई। तो इस साल 29 मार्च को इन पूर्व अफसरों के खिलाफ मुकदमा शुरू हुआ था और 3 अक्टूबर को मामले में 7वीं सुनवाई हुई। अब देखना यह होगा कि भारत सरकार यहां से किस तरीके से आगे बढ़ती है, क्योंकि अगर इस मामले में कुछ भी ऊंच नीच होती है तो ऐसे में भारत सरकार की भी बहुत ज्यादा किरकिरी होनी। आने वाले समय में चुनाव भी है तो ऑब्वियस ही बात है विपक्षी पार्टियां इसका पूरा इस्तेमाल भी कर सकती है। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।